वेलकम स्टूडेंट, वेलकम। SOM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी ग्रामर की। तो आज हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे इस वीडियो में। आप कॉपी लेकर बैठेंगे और साथ साथ में लिखेंगे बढ़िया राइटिंग में आराम से और समझेंगे। तो हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। हमने अंतिम वीडियो में अवयव के बारे में पढ़ लिया था। हमारा अवयव टॉपिक पूरा हो गया था। आज नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, जो हमारी नई हेडिंग और नया टॉपिक है, वो है वाक्य। क्या पढ़ेंगे हम? वाक्य। वाक्य क्या होता है उसके बारे में समझना ज़रूरी है। कितने प्रकार के होते हैं, ताकि हिंदी ग्रामर में जब आप भी लेख लिखो, जब भी आप कोई निबंध लिखो, उस समय आपको वाक्यों का ज्ञान होना जरूरी है। वाक्य की परिभाषा बताने से पहले 2-3 बातें आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है। हमने जब वर्ण पढ़े, आपको पता है हमने वर्ण पढ़े, और हिंदी में कुल 44 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में हमने बात की है। ठीक है। मुख्य रूप से स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। उसकी बात हमने कर ली थी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं वर्ण को आपस में मिलाऊं, ठीक है, और कोई अर्थ निकले, तो आपका शब्द बनेगा। क्या बनेगा? शब्द बनेगा। तो वर्णों के मिलाने से जब एक सार्थक अर्थ निकले तो वो शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द। इसका मतलब हुआ कि मुझे शब्द बनाने के लिए वर्णों की जरूरत पड़ी है। और आपको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसके बारे में आपने पढ़ा है पहले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको जो परिभाषा बताई है शब्द की, वापस सुनेंगे कि अगर वर्ण आपस में मिलाएंगे, और वर्ण जब आपस में मिलाने के बाद में कोई एक सार्थक का मतलब होता है कि कोई न कोई अर्थ उसका होना जरूरी है, उसके साथ में कोई अर्थ जुड़ा हुआ है। तो जो सार्थक अर्थ निकलेगा उस वर्णों के समूह से, तो वो जो अक्षरों होगा या जो वर्ण होंगे, जो आपस में समूह होगा उनका, वो शब्द होगा। क्या होगा? शब्द। खैर, उसकी उदाहरण की बात करेंगे हम, किस प्रकार से आप समझ सकते हो कि वर्ण से हम शब्द बना सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ण दिया क, ठीक है, एक मैंने आपके सामने ल, और एक मैंने वर्ण दिया म। 3 वर्ण हैं। पहली बात है, क व्यंजन वर्ण है, म भी कौन सा है? व्यंजन वर्ण है, और ल भी कौन सा है? व्यंजन वर्ण है। ये 3 क्या है? वर्ण है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको आपस में जोड़ता हूँ, क्या शब्द बन जाएगा? तो ध्यान से देखिए, मैंने म, फिर मैंने क लिखा, फिर मैंने ल लिखा, जोड़ा तो मक्कल बन गया। क्या बन गया? मक्कल बन गया। ठीक है। तो क्या इससे कोई अर्थ निकल रहा है? मैंने कहा शब्दों का वर्ण है वो आपस में जोड़ेंगे, उनका समूह होगा, लेकिन सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। तो मक्कल कोई सार्थक अर्थ नहीं है। अब मैं इनको अलग तरीके से जोड़ता हूँ, अलग तरीके से इनका समूह बनाता हूँ वर्णों का। क लिख दिया, फिर मैंने ल लिख दिया, फिर म लिख दिया। मेरे पास यही है, तो कलम बन गया। और कलम आप सभी जानते हो, कलम पेन को बोलते हैं। तो इसका सार्थक अर्थ निकल गया, कोई मतलब निकल रहा है। कलम तो होता है ना, जानते हो कलम शब्द का मतलब होता है। इसका मतलब ये कलम शब्द क्या है आपका? कलम जो वर्णों का समूह है वो क्या है? एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है। अब इन्हीं वर्णों से मैं कुछ और अगर शब्द बनाऊं, तो क म और ल, कमल बन गया। और कमल आप जानते हो फूल का नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि इन वर्णों को जब आपस में मैंने जोड़ा और एक सार्थक अर्थ निकला, एक मीनिंग निकली, तो वो जो सार्थक समूह है इन वर्णों का, वो आपका शब्द होगा। क्या होगा? वो शब्द होगा। तो शब्द ये किस प्रकार से बनते हैं, इसके बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं वाक्य कि वाक्य क्या होते हैं। दरअसल वाक्य क्या होते हैं
ये जो शब्द बनाए हमने, और इन शब्दों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, क्रम से लिखेंगे। और क्रम के लिखने के बाद में, अगर इन शब्दों को क्रम में लिखने के बाद में, इनको समूह के रूप में लिखने के बाद में कोई अर्थ निकले, कोई सार्थक अर्थ निकले, कोई सार्थक मीनिंग निकले या उसका अर्थ हो, तो वो जो समूह है शब्दों का, वो आपका वाक्य होगा, वो सेंटेंस होगा, वो वाक्य होगा। ये ध्यान रखनी है। तो आप लिखेंगे परिभाषा, फिर उदाहरण लिखेंगे, तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वाक्य क्या होते हैं। तो आपको लिखना है परिभाषा। परिभाषा में लिखना है कि शब्दों के सार्थक, सार्थक का मतलब होता है किस अर्थ जुड़ा हुआ है, कोई अर्थ हो, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा जो आपको याद में रखनी है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा आपको लिखनी है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। अब हम इस वाक्य के भेद पढ़ेंगे, और भेद पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं, कितने टुकड़े होते हैं, वाक्य किस प्रकार से 2 अंगों से मिलकर बना होता है। तो समझना है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, ठीक है। तो जो मैंने बात लिखी है वो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 होते हैं। अब समझना है कि कौन कौन से। 1 नंबर होता है आपका उद्देश्य, और 2 नंबर होता है आपका विधेय। बिल्कुल इन शब्दों का अभी मतलब लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, इनका परिभाषा लिखेंगे, तो आपको उद्देश्य और विधेय बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आपको समझना है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो सबसे पहले की परिभाषा आप लिख सकते हो उद्देश्य की। ये वाक्य के क्या हैं, अंग हैं। अब किस प्रकार से अंग है ये समझना है, और उद्देश्य क्या होता है ये भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। अभी उदाहरण लिखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए तो उसे उद्देश्य कहते हैं। अब आप उदाहरण लिखो, क्या लिखो, उदाहरण लिखो। अगर उदाहरण की बात करें तो मैंने लिखा है कि नेहा खाना खाती है, खाना खाती है। अब देखो इस वाक्य में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाक्य में किसकी बात की जा रही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नेहा की बात हो रही है। इस वाक्य में किसकी बात हो रही है, नेहा की, ठीक है। तो नेहा यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, नेहा के बारे में, तो वो क्या है, आपका उद्देश्य है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कोई वाक्य आए और जिसके बारे में कुछ बात की जाए तो ये एक जो भाग होगा, इतना जो भाग है वो उद्देश्य भाग है। अब दूसरा जो मैंने बताया था वो है विधेय। विधेय परिभाषा लिखेंगे, फिर समझेंगे कि विधेय क्या है। तो लिखेंगे वाक्य में उद्देश्य के विषय में
जो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। साथ में आप उदाहरण भी लिखेंगे, जैसे लिखेंगे आप रमेश व्यायाम कर रहा है। ठीक है, एक और उदाहरण लिखेंगे आप साथ साथ में, गीता पढ़ रही है। अब देखो परिभाषा पर ध्यान देंगे सभी। मैंने लिखा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, किसके विषय में? उद्देश्य। उद्देश्य कौन है? जो जिसके विषय में कुछ कहा जाए। अब देखो एक बात, इसमें अब उद्देश्य नया है तो आपको उद्देश्य ढूंढना आना जरूरी है, उसके बाद आपको विधेय पता लगेगा। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उसके विषय में, उसके बारे में, तो उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण देखो आप, क्या लिखा है? रमेश व्यायाम कर रहा है। तो रमेश क्या है? आपका उद्देश्य है, क्योंकि रमेश के बारे में कहा जा रहा है। कि परिभाषा क्या लिखी अपने उद्देश्य की, कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, किसके विषय में? जिसके भी किसी के विषय में, या रमेश के विषय में बात हम कर रहे हैं, तो रमेश आपका उद्देश्य है। और हम रमेश के बारे में जो बात कह रहे हैं वो आपका विधेय है। फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो उद्देश्य हो, जो बात हम कर रहे हैं वो आपका विधेय है। तो रमेश तो उद्देश्य हो गया और व्यायाम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है? ये विधेय है, ये ध्यान रखना है आपको। गीता तो उद्देश्य है, पढ़ रहे हैं, आपकी क्या है? विधेय है। ये दो अंग हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के भेद। तो हेडिंग लिखेंगे आपका वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। वाक्य के अगर हम भेद के आधारों की बात करें तो दो प्रकार या दो आधार होते हैं वाक्य के, ध्यान रखना है। तो ये बात लिखेंगे आप, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। दो आधार हैं वाक्य को अलग अलग प्रकार से बांटने में या अलग अलग प्रकार से भेद बताने में। दो हमारे पास में आधार हैं, मतलब दो तरीके मान लो कि दो तरीके हैं वाक्य को अलग अलग प्रकार से बताने में। दो आधार कौन कौन से हैं अगर उनकी बात करें तो एक तो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, बिल्कुल आप लिख रहे होंगे बढ़िया राइटिंग में। दूसरा जो प्रकार है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो बिल्कुल आप लिखेंगे साथ साथ में। पहले हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर कितने प्रकार हैं, फिर अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। तो एक नंबर आप लिखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा हमने पहले बात कर ली है वाक्य की। अब पढ़ रहे हैं कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो भेद या अगर बात करें कि भेदों को अलग अलग प्रकार से बांटने में हमें दो आधार मिलते हैं। एक तो है रचना के आधार पर, एक हो गया अर्थ के आधार पर।
रचना के आधार पर देखें तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं और उनकी परिभाषा क्या है वो भी हमको समझना है। पहला जो भेद है वो सरल वाक्य। एक तो होते हैं सरल वाक्य, दूसरा आप याद करेंगे संयुक्त वाक्य। इनकी बिल्कुल परिभाषा लिखेंगे और समझेंगे किस प्रकार से संयुक्त और सरल वाक्य होते हैं। तो संयुक्त वाक्य। और तीसरा जो भेद होता है वो होता है मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्रित वाक्य। जो आपको लिखना है कि कौन कौन सा भेद है। तो मैंने आपको 3 नाम बताए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं और मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं। तो एक एक की परिभाषा लिखेंगे और समझेंगे। पहले 1 नंबर लिखेंगे अपन सरल वाक्य। सरल वाक्य परिभाषा लिखनी है आपको और समझना है। तो बिल्कुल आप लिखेंगे कि जिन वाक्यों में एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। जब मैंने आपको ये परिभाषा सबसे पहले वाक्य की बताई थी और हमने वाक्य के जो अंग पढ़े थे, उन अंगों का अगर मतलब आपको पता है तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि जिन वाक्यों में एक विधेय होता है। अभी हमने ऊपर जस्ट उद्देश्य और विधेय के बारे में बात की थी। हमने पढ़ा कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो तो उद्देश्य है, और उद्देश्य के लिए जो बात हम कहते हैं, उसके लिए जो भी कुछ बोलते हैं, अगर उसकी बात कर रहे हैं तो वो आपका विधेय है। क्या होता है? वो विधेय है। ये ध्यान रखना है आपको। मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से आप समझ सकते हो कि विधेय और उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जिन वाक्यों में एक विधेय होता है, कितना? एक विधेय, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा होगा तो फिर वाक्य के प्रकार बदल जाएगा। एक विधेय है तो बिल्कुल सरल सिंपल वाक्य होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। उदाहरण लिखो अभी और भी स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण से आपको लिखना है उदाहरण। आप लिखेंगे उदाहरण। लिखेंगे उदाहरण में सीता नाच रही हैं। एक बार उदाहरण लिखेंगे आप, सीता नाच रही हैं। एक और उदाहरण लिख सकते हो आप साथ साथ में। इसी के नीचे एक उदाहरण लिखना है कि रमेश व सुरेश विद्यालय गए। कहाँ गए? विद्यालय गए। अब देखो आपके सामने 2 वाक्य हैं। सीता नाच रही हैं, बिल्कुल सिंपल वाक्य है। रमेश व सुरेश विद्यालय गए। और जो पहला वाला वाक्य बताया उसमें एक उद्देश्य है। कौन? सीता। और दूसरे वाक्य में कितने उद्देश्य हैं? 2 है, रमेश और सुरेश। इन दोनों वाक्यों में एक एक विधेयक है। क्या विधेयक है? कि भाई नाच रही है, ठीक है, और विद्यालय गए, तो एक ही विधेयक है। इन दोनों के लिए एक ही बात की गई है। ऐसा तो ना है कि सीता नाच रही हैं और वो भी फिर खाना खा रही है, जा रही है। मैंने सीता के लिए एक बात कही है और रमेश और सुरेश, इसमें 2 उद्देश्य हैं। कितने हैं? 2 उद्देश्य हैं, रमेश और सुरेश। और दोनों के लिए भी एक ही बात की गई है। दोनों कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दोनों उद्देश्य हैं और विद्यालय गए, ये एक विधेयक है। अर्थात जिसमें एक विधेयक है वो आपका सरल वाक्य होता है। तो दूसरा प्रकार लिखेंगे। पहला हमने बिल्कुल पढ़ लिया है सरल वाक्य। 2 नंबर लिखेंगे आप संयुक्त वाक्य।
कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य। देखो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, पहले परिभाषा लिख लेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। लिखेंगे जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य है। ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य हैं। क्या हैं? सरल वाक्य हैं तथा दोनों सरल वाक्य हैं वो दोनों समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? अवयव से। किस प्रकार के अवयव से? समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हैं तथा दोनों समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हैं, तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य होगा या होता है। तो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्या होंगे? सरल वाक्य होंगे और दोनों आपस में किसी अवयव से जुड़े हुए हैं, तो वो जो वाक्य होगा वो आपका कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य होगा। आप उदाहरण लिखो और भी स्पष्ट हो जाएगा, परिभाषा बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको। उदाहरण लिखो, जैसे मान लो लिखा मैंने कि नीता कहानी कहती हैं और गीता सो रही है। ये जो पूरा मैंने लिखा है एक वाक्य। अब देखो इसमें दो वाक्य हैं। सरल कितने वाक्य हैं? दो। और जब दो सरल वाक्यों को मैंने आपस में जोड़ा, किससे जोड़ा? और यहाँ एक अवयव है। और क्या यहाँ पर एक अवयव है? किस प्रकार का अवयव है? समुच्चय बोधक अवयव। हमने अवयव पहले इसलिए पढ़े हैं ताकि आपको वाक्य में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो जो हमने अवयव पढ़े हैं और दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, दो वाक्य हैं, दोनों सरल वाक्य हैं। तो नीता कहानी कहती हैं, ये एक सरल वाक्य है। दूसरा सरल वाक्य कौन सा है? गीता सो रही हैं। दोनों सरल वाक्य आपस में और से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का जो बड़ा वाक्य है जिसमें दो सरल वाक्य हैं, तो वो संयुक्त वाक्य होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक और उदाहरण लिखेंगे आप। रमेश घर जा रहा है और मैं, तो मैंने वाक्य लिखा है रमेश घर जा रहा है और मैं घर से आ रहा हूँ। ठीक है, दोनों और से जुड़े हुए हैं, दोनों सरल वाक्य हैं बिल्कुल। तो ये भी आपका कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, तो दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं अवयव से, तो वापस संयुक्त वाक्य होता है। सिंपल सी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी बात करें हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।